Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava starting going to teach you history chapter number 1. The name is the nationalism in Europe. Okay, the nationalism in Europe. It means Europe में राष्ट्रवाद का उदय. Okay, the nationalism, the rise of nationalism in Europe. Okay, and in today's topic, I am going to discuss about the age of revolution between 1830 to 1848. In today's class, I am going to discuss in front of you that the age of revolution 1830 to 1848. It means क्रांतियों का युग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, तो आप बुक ओपन करके बैठिए क्योंकि मैं बुक की एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगर आप मैच करेंगे तो एक लाइन मैच होगी. ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास. ओके, then and today is the part 4 of this chapter. Part 4, part 3, part 1, part 2, part 3 I have already uploaded, and part 4 today I am going to discuss. Okay, so let's begin. A conservative regime tried to consolidate their power. ठीक है, a conservative regime tried to consolidate their power. मतलब जैसे जैसे regimes का मतलब होता है रूढ़िवादी. ओके, तो जैसे जैसे रेजिम्स ने अपने सिस्टम, अपने पावर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की यूरोप में, यानी कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन. तो कई सारे इलाकों में लिबरलिज्म का मतलब उदारवाद, नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद को इस रेवोल्यूशन से जोड़कर देखा जाने लगा. बट यूरोप सच एज इटालियन, यूरोप में इटली, जर्मनी स्टेट एंड प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड. यह है कि इटली, जर्मनी के कुछ स्टेट्स, ऑटोमन एम्पायर के कुछ सूबे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे कुछ एरियाज थे जहां पर इन रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव का काम किया. और किस आधार पे किया, तो लिबरलिज्म के आधार पे किया और साथ में नेशनलिज्म के आधार पर इस काम को किया. जो मिडिल सोसाइटी के ऐसे लोग थे जो मतलब पढ़े लिखे थे, ठीक है ना. ओके, इसमें प्रोफेसर्स थे, स्कूल के टीचर्स थे, क्लर्क्स थे या कॉमर्शियल ट्रेडर्स थे. जो लोग मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे वो सारे लोग कहीं ना कहीं इस रेवोल्यूशन में शामिल थे और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि फ्रांस में किसकी जरूरत है, अब डेमोक्रेसी की जरूरत है. तो चलिए आगे शुरू करते हैं. द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, जिसमें बुर्बो राजवंश के जो राजा थे, जिन्हें 1850 के बाद यानी कि आफ्टर 1850, it means the Bourbo kings who had been restored to power during the conservative reaction after 15 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. दिया है कि 1850 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया यानी कि रेवोल्यूशन के दौरान सत्ता का मतलब होता है कि उन्होंने फिर से पावर पा लिया बुर्बो राजवंश ने. अब उन्हें लिबरलिज्म रेवोल्यूशन ने उखाड़ फेंका और उनकी जगह पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश किया गया. उनकी जगह पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश किया गया, या जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो लुई फिलिप थे. ठीक है ना, लुई फिलिप. द ग्रोथ, ओके, लुई फिलिप थे. तो विथ लुई फिलिप एट इट्स हेड, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मैटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. दिया है कि मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, यानी कि एक बार यह कमेंट किया था कि जब फ्रांस छींकता है, मतलब स्नीजिंग करता है, तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है. मतलब फ्रांस को ऐसा घमंड हो गया था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में हलचल मच जाती है, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है. ऐसा उसकी गलतफहमी थी. लेकिन जुलाई क्रांति के बाद, यानी कि जुलाई में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद से ब्रसेल्स में भी विद्रोह हो गया, यानी कि रिवॉल्यूशन भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यानी कि जिसके बाद यानी कि बेल्जियम
द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन द ब्रसेल्स व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम जो है किंगडम ऑफ नीदरलैंड से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दिया है कि एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इट मींस एक घटना, मतलब एक ऐसा इवेंट यूरोप में घटा जिसने पूरे यूरोप के जो शिक्षित अभिजात वर्ग थे, मतलब शिक्षित जो सोसाइटी थी, उसने नेशनलिटी की फीलिंग्स को क्या किया, पूरे देश में फैलाने की कोशिश किया उन लोगों ने। ओके, यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. ओके, उस समय जो ग्रीस था यानी कि यूनान, वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा था, यानी कि इंडिपेंडेंट की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन 15th सेंचुरी में, लेकिन 15वीं सदी से यानी कि 15th सेंचुरी से यूनान का जो ओटोमन एम्पायर था वो अब तक फ्रांस का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन यूरोप में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। कहने का मतलब है कि द ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगस्ट द ग्रीक्स व्हिच बिगन इन 1821। क्या दिया है कि बहुत सिंपल है, दिया है कि 1821 में ही आजादी यूनानियों, मतलब जो ग्रीक कंट्री के लोग थे, उन्होंने आजादी के लिए 1821 में अपना सब कुछ आरंभ कर दिया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिलता गया। दिया है कि नेशनलिस्ट इन ग्रीस के जो नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट मिला किसका, दूसरे ग्रीक लोगों का, जिनको उनके देश से निकाला गया था और वो वेस्ट यूरोप में रहते थे। हु हैड बीन सिंपैथाइज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, और वो जो पुराना ग्रीक कल्चर था उससे कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड भी थे। ओके, पोएट्स एंड अरिस्टेड lauded Greece as the cradle of the Europe civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। दिया है कि कवियों यानी कि जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट जो कलाकार थे, ने यूनान यानी कि ग्रीस को यूरोपीय सिविलाइजेशन की पालना बताकर क्या करते थे, उनकी तारीफ करते थे, और एक मुस्लिम साम्राज्य यानी कि मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट यूनानियों यानी कि ग्रीस के जो लोग थे उन्होंने संघर्ष के लिए क्या किया, लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। अंग्रेज कवि यानी कि अंग्रेज एक पोएट जिसका नाम था लॉर्ड बायरन ने, लॉर्ड बायरन, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। ठीक है, दिया है कि अंग्रेज एक कवि था लॉर्ड बायरन जिसने पैसे को इकट्ठा किया और बाद में युद्ध भी लड़े, लेकिन 1824 में उसको फीवर हुआ और उसकी डेथ हो गई। और अंत में 1832 में कुस्तुनतुनिया, ठीक है ना, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, टाइज हुआ, और उसने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, द रोमांटिक, जिसको रोमानी बोला जाता है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, यानी कि रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना यानी कि नेशनल फीलिंग्स। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यह है कि राष्ट्रवाद की जो विकास था यानी कि नेशनलिटी की जो डेवलपमेंट थी वो केवल युद्ध यानी कि वॉर और हम अपने एरिया को बढ़ा कर लें तो इससे ही संभव नहीं था, बल्कि क्या था कि कल्चरल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। बल्कि कह रहा है कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में यानी कि राष्ट्र की जो थिंकिंग थी उसको निर्माण में जो कल्चरल एक्टिविटीज थी वो एक मेन रोल प्ले करने की कोशिश कर रही थी। कला यानी कि आर्ट, काव्य यानी कि लिटरेचर, कहानियां स्टोरीज, ठीक है, और सॉन्ग्स
जो थे वो कहीं ना कहीं नेशनलिटी की भावना यानी कि फीलिंग्स को लोगों के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से करने में सफल हुए। लेकिन हम जो रोमांटिक को देखें तो लेट अस लुक द रोमांटिसिज्म, ठीक है। लेकिन हम देखें तो हम रोमानीवाद को यानी कि रोमांटिज्म को देखें तो एक ऐसा ये कल्चरल मूवमेंट था जिसमें एक खास तरह की नेशनल फीलिंग्स को डेवलप करने की कोशिश की गई थी। और आमतौर पर जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उनके पोएट्स में, लेट अस लुक रोमांटिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science. मतलब जो वहाँ के जो थे आर्टिस्ट थे वो अपने आप में डिस्कस करते थे और डिस्कस करने के बाद वो इस बात पर पहुंचे कि साइंस के महिमांडन से, यानी कि अगर हम साइंस को फोकस करें, फोकस्ड इंस्टीड ऑफ इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, अगर हम इन सब पे फोकस करें, महिमांडन की आलोचना और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दें, ठीक है, इमोशंस पर जोर दें, तब हम जाकर कहीं ना कहीं ये कोशिश कर सकते हैं कि हमें बहुत से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलेगा और हम एक कल्चरल एक्टिविटी को बेस बना करके फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते, ऐसा उनका मानना था। बट अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटिफ्राइड हर्डर, लेकिन एक जर्मन दार्शनिक थे, फिलोसोफर को दार्शनिक बोला जाता है हिंदी में, तो एक जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड थे जिन्होंने रोमांटिक थिंकर्स की हेल्प से ये दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति यानी कि सच्ची जर्मन जो कल्चर है उसमें डैश वॉक का मतलब होता है आम लोग यानी कि नॉर्मल पीपुल्स की फीलिंग्स भी उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड थी। राष्ट्र, जिसे उस समय वोल्केजिस्ट बोला जाता था, कि सच्ची कहानियां लोगों को गीतों के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से क्या किया जाए, बताया जाए, जिससे क्या हो, लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स को डेवलप किया जा सके। ओके, आगे पढ़ते हैं तो it was through folk song, folk poetry, folk dances that the true spirit of the nation was popularized. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. ठीक है ना? The emphasis of vernacular language and the collection of a local folklore was not just to recover an ancient nation spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. दिया है कि राष्ट्र के निर्माण की परियोजना आवश्यक थी, किस पर, तो लोकल लैंग्वेज पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर दिया गया, लोकल जो लिटरेचर थे उसको भी लोगों से ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश की गई, लोगों के अंदर जो नेशनल फीलिंग्स थी उसको वापस लाने की ये कोशिश नहीं थी, लेकिन बल्कि वो लोग चाहते थे कि मॉडर्न क्या हो, मॉडर्न एक स्टेट बने जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंचाई जा सके, जिनमें से जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे वो क्या थे, इलिटरेट थे, इसलिए उनको पढ़कर चीजों को सुनाया जाता था। और ये खास तौर पर किस पे लागू हुआ, तो पोलैंड स्टेट पर, यूरोप में पोलैंड छोटी सी कंट्री है उस पर ये मोस्टली लागू होता था, जिसका 18th सेंचुरी में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी पावर्स, जो ग्रेट पावर्स थी, उसने विभाजन कर दिया, किसका, पोलैंड का। लेकिन पोलैंड जो था अब एक इंडिपेंडेंट क्या था, भूक्षेत्र का मतलब एक इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं था, लेकिन जो उसके सॉन्ग्स थे, उसकी लैंग्वेज थी, उसके थ्रू उसने नेशनल फीलिंग्स को बनाए रखा अपने लोगों के अंदर। लेकिन कैरोल कुर्स्की ने राष्ट्रीय स्ट्रगल यानी कि नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेरा हाउस में और अपने जहां पे वो गाना सुनता था उसका गुणगान वो करने लगा। पोलेनेसिस और माजुर्का जैसे लोक नृत्यों को नेशनल सिंबल के रूप में बदल दिया गया। तो यहां तक आपको शायद समझ में आया होगा, इसको मैं एक बार इंग्लिश में आपको बता देता हूं कि दिस वाज द स्पेशली शो इन द केस ऑफ पोलैंड व्हिच हैड बीन partisans, okay, I have already discussed at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria. Even though Poland no longer existed,
as an independent territory. National feelings were kept alive through music and language. Okay, Karol Kulpinski, for example, celebrated the national struggle through his opera and music, turning folk dances like the Polonaise and mazurka into nationalist symbol. यहाँ तक समझ में आ गया? आगे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम ये जान जाएंगे कि लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल in developing nationalist sentiments after Russian occupation. The Polish language was forced out of school and the Russian language was imposed everywhere. पहले इसको समझ लेते हैं कि जो लैंग्वेज थी उसने नेशनल फीलिंग्स के डेवलपमेंट पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन रूस के पोलैंड पर कब्जे के बाद पोलैंड के स्कूलों में फोर्सफुली पोलैंड के लैंग्वेज को हटा करके और रशियन लैंग्वेज को जबरन यानी कि जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की गई। ठीक है ना। इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। दिया है कि 1813 में यानी कि 1831 में रूस के अगेंस्ट एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, यानी कि हथियारों के साथ, ठीक है ना, वेपन्स के साथ एक विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार रूस ने क्या कर दिया, कुचल दिया। इसके अन्य जो मेंबर्स थे यानी कि दूसरे जो मेंबर थे उन्होंने नेशनलिटी के अगेंस्ट विरोध के लिए लैंग्वेज को वेपन बनाया। किसको वेपन बनाया? लैंग्वेज को वेपन बनाया। और चर्च के आयोजनों में संपूर्ण जो धार्मिक यानी कि रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी उसमें पोलिश यानी कि पोलैंड की लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जो फादर्स थे और बिशप थे उनको जेल में डाल दिया गया, और जो रशियन एम्पायर के बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी थे उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया उस समय बहुत घना जंगल होता था, वहां पे उनको भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज का जो प्रचार था वो करने से इनकार कर दिया था और पोलैंड लैंग्वेज को रूस के स्थान पर लाने की कोशिश की थी। इट मीन्स कि फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लेर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन। लैंग्वेज को हथियार बनाने की कोशिश की गई। ऑफ द नेशनल रेजिस्टेंस पोलिश वाज यूज्ड फॉर द चर्च गैदरिंग and all religious instructions. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to the Siberia by the Russian authorities and punishment for their refusal to preach in Russia. The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. ठीक है, यहाँ तक। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, मतलब भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। जन विद्रोह को हम कहते हैं पॉपुलर रिवोल्ट। यानी कि द 1830 वेर इयर्स ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. In most countries there were more seekers of jobs than employment. Population from the rural areas migrated to the cities to live in crowded slums. Small producers in town were often faced with stiff competition from imports of the cheap machines made good from England, where industrialization was more advanced than on the continent. This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partially mechanized. In those regions of the Europe where the aristocracy is still employed, ठीक है ना, still enjoyed power, peasant struggle under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food price of a year of bad harvest led to widespread prosperity in town and the country. इसको मैं अब हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ तो ध्यान से सुनेगा। 1830 के आसपास यूरोप में जो थी वो बहुत भारी कठिनाइयां लेकर आई थी यूरोप में, और 19वीं सदी यानी कि 19th सेंचुरी के शुरू में ही यानी कि फर्स्ट पार्ट में यूरोप की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो हुई वो बहुत तेजी से बढ़ी और ज्यादातर देशों में जो जॉब ढूंढने वाले लोगों थे उनकी संख्या बढ़ी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा।
ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांवों में जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी वो शहरों में जाती थी, किसके लिए? जॉब के लिए। और इससे शहरों में जॉब तो नहीं मिलता था लेकिन भीड़ जरूर बढ़ जाती थी। टाउन्स में जो लोग थे वो छोटे छोटे क्या करते थे, उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने सस्ते कपड़ों में कड़ी, और जो रूस उस समय रूस की कंडीशन थी वो अंग्रेजों से बहुत बड़ी हो रही थी, क्योंकि इंग्लैंड से जो कपड़े आते थे अक्सर वो सस्ते होते थे, मशीनों से बने होते थे और उनको काफी स्ट्रगल झेलना पड़ता था। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या था कि महाद्वीप को प्रतिस्पर्धा यानी कि स्ट्रगल कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, मतलब उनको झेलना पड़ रहा था, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन था वो मेनली घरों में, स्मॉल, ठीक है ना, फैक्ट्रीज में और केवल छोटे छोटे मशीनों से होता था। यूरोप में उन इलाकों में जहां पर कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कुलीन वर्ग को हम हिंदी में कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी जहां पर अभी भी पावर में थे, और कृषक, कृषक का मतलब फार्मर्स, सामंती शुल्क को मतलब जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे उनके बोझ तले दबे हुए थे। खाने पीने की चीजों के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। किसी वर्ष अगर पूरा क्रॉप प्रोडक्शन खराब हो गया शहर और गांव में तो अकाल पड़ जाता था, फेमाइन आ जाता था और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। ओके, द ईयर ऑफ 1848, द ईयर ऑफ 1848 वाज वन सच ईयर, इसमें से एक साल था 1848, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें भोजन की कमी हो गई और लोग बेरोजगारी से भरे थे। ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड्स, और लोग पेरिस की सड़कों पर आ गए थे। तो यह है कि 1848 ऐसा ही एक साल था जहां पे खाने पीने की चीजें की कमी हो गई, व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह रोड को ब्लॉक किया गया, लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। नेशनल असेंबली ने एक डेमोक्रेसी की घोषणा करते हुए 21 या उससे ऊपर के सभी लोगों को वोट देने के राइट को प्रोवाइड किया, काम के अधिकार की गारंटी दी, मतलब सबको काम दिया जाएगा, और साथ में एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नेशनल फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया। The year of 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. ठीक है ना? A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. National workshop to provide employment were set up. दिया है। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplies them raw materials and gave them order for finished textile, but drastically reduced their payments. यह है कि इससे पहले 1845 में सिलेसिया में जो बुनकर थे उनके ठेकेदारों के खिलाफ, उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जो उन्हें रॉ मटेरियल देकर और तैयार कपड़े को बहुत ऊंचे दाम पर बेचते थे, लेकिन उनसे वो बहुत कम दाम पे खरीदते थे। ठीक है, तो जो वहां के पत्रकार थे, पत्रकार का मतलब समझते हैं मीडिया जो थी, विल्हेम वुल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना है कुछ इस तरह से बताई। क्या बताया उन्होंने, तो इस हम इवेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या बताया कि इन दीज विलेजेस विद 18,000 inhabitants cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of goods they order. दिया है कि इन गांवों में 18,000 के आसपास लोग रहते थे। सूती कपड़े यानी कि कॉटन के कपड़े बुनने का व्यवसाय सबसे ज्यादा था, और जो लेबर्स थे उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बहुत सारे काम इनसे करवाए और साथ में जो प्राइसेस थी उसको गिरा दिया। बात समझ में आ रही है। ऑन 4 जून 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the मेंशन फॉर देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। दिया है कि 4 जून को दोपहर 2 बजे
बुनकर को इंग्लिश में वेवर्स कहते हैं, ठीक है ना। बुनकरों की एक बहुत बड़ी भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पर पहुंच गए। कोठी का मतलब उनके मैंशन पर पहुंच गए। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेटेन अल्टरनेटली। दिया है कि उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार मतलब उसके साथ नफरत बहुत की गई थी, तो कभी धमकियां भी दी गई। फॉलोइंग दिस, इसके बाद a group of them forced their way into the houses, smashed its elegant window panes, furniture, proclaimed. Another group broke into the storehouse and plundered it of the supplies of the cloth which they stored to the set. The contractor fled with his family to a neighboring villages, which however refused to shelter such a person. दिया है आगे की इसके बाद ये जो भीड़ थी जबरदस्ती घर में घुस गई और चमचमाती हुई खिड़कियां, कुर्सियों को, चीनी मिट्टी के जो बर्तन थे, नफीस चीजों को तोड़ दिया। और एक दूसरा जो ग्रुप था उन्होंने वहां के भंडार का मतलब होता है जहां पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था, कपड़े इकट्ठा करके रखा जाता था, वहां से उस कपड़ों को लूटने लगे। और कॉन्ट्रैक्टर जो था वो अपने पूरी फैमिली के साथ नेबरिंग विलेजेस में भागने के लिए क्या हुआ, मजबूर होना पड़ा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से, यानी कि उनको शरण देने से मना कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें हो रही थी। कहां पे, रसिया में शरण देने से इनकार कर दिया। और वह 24 घंटे बाद यानी कि आफ्टर 24 आवर सेना को बुलाकर उसकी मदद से अपने घर लौटा। आर्मी को बुलाना पड़ा। इसके बाद जो टकराव हुआ उससे जो 11th वेवर्स थे उनको गोली मार दी गई। ठीक है, आगे है कि 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 मतलब लिबरल्स ऑफ द रेवोल्यूशन, इट मींस द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, उदारवादियों की क्रांति। पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educational middle class was underway। दिया है कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देश गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनकी पैरेलल जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने भी क्रांति की, मतलब रेवोल्यूशन किया। और अंत में इवेंट्स ऑफ द February 1848 in France had brought about the abdications of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। दिया है कि 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक डेमोक्रेसी की अनाउंसमेंट की गई जो सभी मेल पर्सन्स को वोट देने के राइट प्रोवाइड करता था। और यूरोप के जो दूसरे पार्ट थे जहां अभी तक क्या था कि इंडिपेंडेंट राष्ट्र नहीं था या इंडिपेंडेंट स्टेट अभी अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन, वहां के जो एम्पायर थे वो लिबरल्स मिडिल क्लास के मेल फीमेल ने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की और नेशनल एकीकरण के बाद वो चाहते थे कि हम अब रसिया के एक पार्ट कहलाएं, रसिया से हमको अलग ना माना जाए। और उनके बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया। जन असंतोष का मतलब उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उनका उन्होंने फायदा उठाया और एक नेशनल स्टेट की मांग को आगे बढ़ाया, मतलब सभी स्टेट को जोड़ने की बात की। यह एक राष्ट्र राज्य संविधान, मतलब अब संविधान जो था जो पूरे रसिया के हर एक स्टेट पर लागू होने वाला था। प्रेस को फ्रीडम दी गई और साथ में जो एसोसिएशन थे उनको बनाने की भी आजादी दी गई और साथ में पार्लियामेंट्री सिद्धांतों को ज्यादा विस्तार दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन बनाने की आजादी दी गई। इन द जर्मन regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous aristocrats came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। दिया है कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने फ्रैंकफर्ट सिटी में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के सपोर्ट में वोट करने का फैसला लिया और 18 मई 1848 को 831
जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना पोजीशन ग्रहण किया। ठीक है ना। आगे है कि यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित थी, यानी कि जो पार्लियामेंट्री थी वो सेंट पॉल चर्च में ऑर्गेनाइज की गई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र यानी कि जर्मन नेशन के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार, मतलब जर्मनी के लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाने लगी, यानी कि जर्मन नेशन टू बी नीडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, यानी कि जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इस नेशन के लिए राष्ट्र की जो अध्यक्षता थी कैसे राजा को सौंपी गई, कैसे मोनार्की को सौंपी गई, जिसे संसद के अधीन रहना था। अधीन का मतलब संसद के लिए वो कुछ करेगा, संसद के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें अमेंडमेंट धीरे धीरे की जा रही थी। लेकिन जब रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रसा के राजा यानी कि प्रूसिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की, when the deputies offered to crown of these terms to Frederick Wilhelm IV, king of the Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। तब उन्होंने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को यानी कि फोर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तब उसने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो इलेक्टेड असेंबली के अगेंस्ट थे, जहां पर while the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded। तब उस टाइम पे तो उसने स्वीकार कर दिया तो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, जहां पर कुलीन वर्ग यानी कि एरिस्टोक्रेसी मेंबर और जो आर्मी थी उनके अंदर विरोध बढ़ गया और वहीं पार्लियामेंट का जो सामाजिक आधार था यानी कि सोशल बेस जो था वो कमजोर हो गया। पार्लियामेंट में मिडिल क्लास के लोगों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे यानी कि उनके सपोर्ट को खो बैठे। अंत में सैनिकों यानी कि सोल्जर्स को बुलाया गया और असेंबली को भंग यानी कि खत्म करने की बात को फाइनल किया गया। ओके, बात समझ में आ गई होगी। और अंत में जो थे लिबरल पीपुल्स यानी कि द इश्यू ऑफ द एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल rights to movement was a controversial one within the liberals movement in which large number of women had participated actively over the years। यह है कि उदारवादी आंदोलन के अंदर जो वुमेन्स थी उनको पॉलिटिकल राइट्स प्रदान करने का मुद्दा यानी पॉलिटिकल राइट्स उनको देने का मुद्दा जो था वो अभी भी डाउट पे चल रहा था। लेकिन आंदोलन यानी कि रिवॉल्ट के बाद अगले 10 सालों तक जो वुमेन्स थी उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। तो वुमेन्स ने अपने राजनीतिक एसोसिएशन इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ठीक है, न्यूज़पेपर को शुरू किया, ठीक है, पॉलिटिकल बैठकें होने लगी, प्रदर्शन में शिरकत करने लगे और इसके बाद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान यानी कि डिस्पाइट ऑफ दिस वे डिनाइड, इट मींस समझ, यानी कि असेंबली का जब इलेक्शन हुआ तो उसके दौरान उनको मताधिकार से वंचित रखेगा। मताधिकार का मतलब होता है कि उनको वोट देने से मना कर दिया गया, ठीक है ना, वोट देने से मना कर दिया गया। ओके, जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद यानी कि पार्लियामेंट की सभा आयोजित की गई, ऑर्गेनाइज किया गया, तब वुमेन्स को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया, यानी कि when the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery। सिर्फ visitors gallery में उनको खड़े होने की परमिशन दी गई। लेकिन दो conservative force were able to suppress liberal movement in 1848, they could not restore the old order। दिया है कि लेकिन जो conservatives थे उन्होंने 1848 में लिबरलिज्म मूवमेंट को दबा पाने में वो कामयाब हुए थे, लेकिन वे ओल्ड सिस्टम को क्या किए, फिर से बहाल नहीं कर पाए, फिर से नहीं ला पाए। राजाओं को ये समझ में आना शुरू हो गया था कि लिबरलिज्म जो नेशनलिज्म है और उसके जो क्रांतिकारी हैं वो रियायत देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया सकता है। मतलब उनको हमें देना होगा जो वो मांग रहे हैं, तभी ये चीजें शांत हो सकती हैं, अदरवाइज ये शांत होने वाली नहीं है। अंत में 1848 के बाद के सालों में मिडिल क्लास के लोग और ईस्ट यूरोप के जो एरिस्टोक्रेसी थे उन्होंने इस
जो चेंजेस हो रहे थे इसको सपोर्ट करना शुरू किया और 1815 से पहले हो चुके थे। और इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में रूस में जो थे जमीनों में जो दास काम कर रहे थे और बंधुआ मजदूरी थे, इनको खत्म कर दिया गया। हैब्सबर्ग शासकों ने, हैब्सबर्ग के जो रूलर्स थे, उन्होंने हंगरी के लोगों को ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड किया, लेकिन इसमें जो एरिस्टोक्रेसी था मैग्यारो, उसके प्रभुत्व का रास्ता साफ हुआ। और यहाँ पे 1867 तक की ये कहानी आज खत्म की जाती है, ठीक है ना। और अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का 5वां पार्ट, द मेकिंग ऑफ द जर्मनी एंड इटली। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।